नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारतीय संस्कृति की झलक दिख रही है। वहां सनातन का दिव्य स्वर गूंज रहा है। इसी से जुड़ी आज की हमारी पहली गुड न्यूज है और वो है ऑस्ट्रेलिया में जय बाबा बागेश्वर। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 8 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। इस दौरान मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी और पर्थ जैसे शहरों में उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। एक दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने कैनबरा के संसद भवन में अपने विचार रखे और ये पहला मौका है जबकि ऑस्ट्रेलिया की संसद में किसी भारतीय संत ने आध्यात्मिक सभा की। इस दौरान भारतीय मूल के लोगों के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई सांसद और दूसरे देशों से आए लोगों ने भी भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक लाभ लिया। विश्व शांति, प्रेम और आध्यात्मिक जागरण का संदेश लेकर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने प्रवचनों के जरिए दुनिया को संदेश दिया कि सनातन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मानवता को जोड़ने वाली एक शक्ति है। विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति का ये अद्भुत संगम न केवल आस्था का विषय है बल्कि आध्यात्मिक विरासत का उदाहरण भी है। भारतीय संस्कृति ने सदियों से पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया है। आज भी भारत की संस्कृति अपने मूल्यों, अहिंसा, करुणा और वसुदेव कुटुंबकम के जरिए विश्व को एक नई राह दिखा रही है। दोनों हाथ उठा दो, एक भारतीय संस्कृति की धमक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में भी देखने के लिए मिल रही है। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति की अमृतमयी ज्ञान गंगा बह रही है और भारतीय शास्त्रों के मर्म को यहाँ के जन जन तक पहुँचा रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के संसद सभागार में सिया राम गूंज रहा है। ऑस्ट्रेलियाई संसद में अपने संबोधन के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वैश्विक शांति का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, विवाद कोई रास्ता नहीं है, संवाद ही रास्ता है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में जो यहाँ का यह हॉल है, यहाँ से बैठ करके हम पूरे विश्व के लिए एक संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे जो विश्व शांति का संवाद होगा। लेकिन विश्व की शांति तभी आ सकती जब हमारे अंदर में मन में शांति हो। बाबा बागेश्वर का दरबार सजा तो हर कोई सियाराम की भक्ति में लीन हो गया और जब सवाल जवाब का मौका मिला तो एक बच्ची ने बागेश्वर धाम सरकार का दिल जीत लिया। बच्ची ने बाबा बागेश्वर से डिस्ट्रैक्शन को लेकर सवाल किया। हमका वाह गुरु जलवा है और होना भी चाहिए। भला जिसका गुरु बलवान हो, चेला तो पहलवान होता ही है। तो ये हमारा प्रभाव नहीं, बालाजी का प्रभाव है। और अद्भुत बात है कि यहाँ के मूल निवासी और यहाँ भी कुछ बैठे हैं, इनको भी इंग्लिश आती है पर इनको हिंदी नहीं आती। तो हम अगल बगल वालों से कहेंगे बीच बीच में समझाते जाना कि हम क्या कह रहे हैं। पर हम बहुत बहुत साधुवाद, आप सब बहुत बड़े बड़े लोग हो, अपने बड़ी बड़े कामों को छोड़कर इतना समय लेकर आप आए हो। हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, इतना कह सकते कि आपने बालाजी के लिए समय निकाला, हनुमान जी आपके लिए समय निकालें और आप और आपके परिवार पर कृपा बनी रहे। आज की चर्चा को शुरू करने के पहले हम चाहते हैं 2 मिनट नाम संकीर्तन हो, फिर जो भगवान हमको प्रेरणा देंगे, हमने कुछ बातें लिखी हैं उन पर चर्चा करेंगे, फिर भगवान की इच्छा पर 2 मिनट कीर्तन तो होना चाहिए ताकि ऑस्ट्रेलिया की यह पार्लियामेंट हाउस भी नाम कीर्तन के वाइब्रेशन से गुंजाए। इस बीच बाबा बागेश्वर ने बच्ची के सवाल का सीधा और सरल उपाय बताया। इस बीच गंभीर विषयों पर चर्चा के साथ साथ बाबा बागेश्वर का बेबाक अंदाज भी नजर आया। कोई कहते बड़े घटिया आदमी तो तुम दुखी हो जाते हो। अब कोई कुछ कहे उसका प्रभाव तुम पर पड़े, इसका मतलब तुम अपने मन के मालिक नहीं हो, दूसरों के मन के मालिक हो। दूसरे जैसा कहेंगे वैसे ही तुम रहोगे। यदि तुम्हें खुश रहना सीखना है तो दूसरे क्या कहते इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा आत्मचिंतन ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही बेहतर हूं।
धीरेन्द्र शास्त्री 15 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। इस दौरान अलग अलग शहरों में उनके धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 9-10 अप्रैल ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भक्तों के साथ सत्संग का कार्यक्रम तय है। 11 और 12 अप्रैल को पर्थ के कन्वेंशन सेंटर में शाम 4 बजे से हनुमान कथा। 13 अप्रैल को सिडनी में एक समुद्री जहाज पर भारतीय भक्तों के साथ भजन क्लबिंग का कार्यक्रम है। 14 अप्रैल को सिडनी में साउथ पार्लियामेंट के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे और 15 अप्रैल को सिडनी स्थित ओपेरा हाउस में 3 घंटे का विशेष प्रवचन है। यह दौरा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय और बागेश्वर धाम के अनुयायियों के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होने बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग तो पहुंच ही रहे हैं, साथ ही ऑस्ट्रेलियाई सांसद और दूसरे गणमान्य भी धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में हिस्सा ले रहे हैं। विदेशी धरती पर यह नजारा इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की गूंज अब केवल प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि विदेशी लोगों के बीच भी अपनी गहरी छाप छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आज की दूसरी गुड न्यूज पुरी से आई है, जहां पर भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की गिनती चल रही है। 48 साल बाद हो रही इस गिनती पर पूरी दुनिया की निगाहें। भगवान का हर भक्त यही जानना चाहता है कि महाप्रभु के महारत्न भंडार में कितना खजाना संरक्षित है। तो हमारी दूसरी गुड न्यूज, महाप्रभु का महाभंडार। आपको बता दें कि रत्न भंडार में दूसरे चरण की गणना चल रही है। आधुनिक तकनीक के जरिए आभूषणों और दूसरे बेशकीमती रत्नों की 3D मैपिंग और वीडियोग्राफी की जा रही है। रत्न भंडार की गणना से जुड़ी कमेटी के लोगों को ही रत्न भंडार में जाने की इजाजत है। अब भगवान के भक्तों को इंतजार है कि रत्न भंडार में सुरक्षित आभूषणों का ब्यौरा वो जाने। महाप्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार की गिनती का दूसरा चरण शुरू हुआ तो पूरी दुनिया की नजरें इस गणना पर टिक गईं। 48 साल बाद भगवान जगन्नाथ के खजाने की गणना हो रही है। ये कोई मामूली तिजोरी नहीं, बल्कि सदियों से राजा महाराजाओं और भक्तों की तरफ से महाप्रभु को अर्पित सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का संग्रह है। रत्न भंडार के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और बुधवार को पूरे विधि विधान के साथ दूसरे चरण की गिनती शुरू हो गई। भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार 3 हिस्सों में विभाजित है। पहला हिस्सा चलित भंडार है, जिसमें भगवान के दैनिक श्रृंगार के आभूषण हैं। दूसरा हिस्सा बाहरी भंडार है, जिसमें भगवान के उत्सव श्रृंगार के आभूषण रखे हैं। तीसरा हिस्सा भीतरी भंडार है, जहां बेशकीमती आभूषण संरक्षित हैं। The inventorization of the Bahara Ratna Bhandara has started. The process is being undertaken according to the SOP which has been approved by the state government, and the concerned officers are on the spot, on the field in the Ratna Bhandara with their technical team, and this time the entire process of inventorization is being done in a very scientific and technologically advanced manner with 3D mapping, videography and photography, so that all the details and specifications of each item is properly recorded. रत्न भंडार के सर्वेक्षण का काम पूरी तरह पारदर्शी हो, इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। रत्न भंडार की वीडियोग्राफी के साथ साथ फोटोग्राफी और 3D मैपिंग भी की जा रही है। गणना के दौरान आभूषणों की डिजिटल लिस्ट तैयार की जा रही है। We are following the standard operating procedure approved by the government, and all the authorized representatives, including the high-level committee chairperson Justice Rath, as well as all other authorized officials, are remaining present. The SEBAG members, the SEBAD members are also remaining present during the inventorization process. We are getting it videographed, photographed, and also for each of the valuable items we are going for 3D mapping. It's a very transparent process. गणना के दौरान खजाने की हैंडलिंग और सुपरविजन एक्सपर्ट्स की निगरानी में हो रहा है। गिनती की प्रक्रिया में सिर्फ तय कमेटी के सदस्यों को ही रत्न भंडार के अंदर आने की इजाजत है। 18 अप्रैल तक खजाने की गणना और डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद भगवान का गर्भगृह एक बार फिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
मौसम जरूर सुहावना बन गया है, लेकिन ये खुशनुमा मौसम अब बस कुछ ही दिनों के लिए है। अब एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। एक बार फिर से गर्मी वाले दिन वापस लौटने वाले हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। मौसम की आंख में चौली कब तक? आपको बता दें कि दरअसल पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। सड़कों, पेड़ों और पहाड़ों पर जमी बर्फ ने नज़ारों को बेहद खूबसूरत बना दिया है और ठंडी हवाओं का असर अब मैदानी इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन ये मौसम अब कुछ दिनों में बदलने वाला है और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। अप्रैल का महीना है, लेकिन एहसास दिसंबर जनवरी जैसा। चमोली की वादियों से लेकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक, कश्मीर की खूबसूरत घाटियों से लेकर मनाली के ऊंचे पहाड़ों तक, हर तरफ बर्फ का साम्राज्य नजर आ रहा है। अप्रैल के महीने में डलहौजी की रंगत तो पूरी तरह बदल गई है। जहां इस समय आमतौर पर हल्की ठंडी और हरियाली का नजारा होता है, वहीं इस बार बर्फबारी ने पूरे इलाके को सर्दियों जैसा बना दिया है। डलहौजी में इतनी भारी बर्फबारी हुई कि चारों ओर सिर्फ सफेद चादर ही नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि कहां जमीन है और किधर रास्ता, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है। पेड़, सड़कें और मकान सब बर्फ में ढक गए हैं। प्रकृति के इस अद्भुत रूप ने जहां एक और लोगों को हैरान कर दिया है, वहीं पर्यटकों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। इन दिनों डलहौजी में गर्मियों का सीजन शुरू हुआ है और देश विदेश से पर्यटक पहुंचे हुए हैं। यहाँ आकर उन्हें जो दिखा वो उनकी कल्पना से भी परे था। मौसम के इस मिजाज से हर कोई हैरान है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग भी बर्फोत्सव मना रहा है। यहाँ के संध कफू पूरी तरह से बर्फ के आगोश में हैं। इसी कुदरती खूबसूरती की वजह से ये इलाका पूरे दार्जिलिंग में सबसे मशहूर है। दार्जिलिंग के संधकपुर से दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों का बेस्ट व्यू मिलता है। यहाँ से कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट का क्लियर व्यू दिखता है। बर्फबारी की ऐसी ही मनमोहक तस्वीरें चमोली से आई हैं, जहां बद्रीनाथ की ऊंची ऊंची पहाड़ियां सफेद बर्फ की चादर ओढ़े चमक रही हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाओं का एहसास और शांत वातावरण, मानो प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इस पवित्र धाम को सजा दिया हो। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ इस समय यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और माना जा रहा है कि अगर मौसम ऐसा ही रहा तो सैलानियों को इस साल बर्फ के बीच बद्री विशाल के दर्शन हो सकते हैं। बद्रीनाथ के साथ साथ केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर में लपेट लिया है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं और मंदिर परिसर के आसपास हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के बीच प्रकृति का ये दिव्य स्वरूप मंत्रमुग्ध कर रहा है। अप्रैल में इस तरह की बर्फबारी ने जहां एक और मौसम के बदले मिजाज को दिखाया है, वहीं बद्री विशाल और केदारनाथ धाम की अद्भुत छटा आस्था और प्रकृति सौंदर्य का अलौकिक संगम पेश कर रही है। हालांकि राहत की खबर है कि आने वाले दिनों में मौसम बदलेगा, बर्फ और बारिश का दौर खत्म होगा और तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। हमारा अनुमान है कि हो सकता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने वाले सब्सिक्वेंट 6 दिन में, जैसे आज के बाद 8 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। 8 से 10 मिनट क्योंकि इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अभी टेम्परेचर सामान्य से काफ़ी कम है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में अचानक बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है और कई जगहों पर तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया। लेकिन अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अब से कुछ दिनों में सूरज अपना तेवर दिखाने वाला है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और डलहौजी से विशान आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
इरादे बुलंद हों तो कुदरत की चुनौतियों का सामना करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। सिक्किम में भारतीय सेना के जवानों ने ऐसे ही बुलंद इरादों की मिसाल पेश की। सिक्किम में भी इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से जब नॉर्थ सिक्किम में कुछ सैलानी फंस गए तो सेना ने वहां मिशन जिंदगी की शुरुआत की। यही है आज की अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज, और वो है बर्फबारी में मिशन जिंदगी। दरअसल आपको बता दें, नॉर्थ सिक्किम में लैंडस्लाइड की वजह से कुछ इलाकों का संपर्क टूट गया था। इस इलाके में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। मुश्किल हालात में भारतीय सेना के जवान यहां देवदूत बनकर आए और सैलानियों को महफूज ठिकानों तक पहुंचाया। देखिए सेना ने कैसे अंजाम दिया ऑपरेशन हिम सेतु को। फॉर द लास्ट 3 days एंड इंडियन आर्मी जो है वो हम लोगों को बहुत मदद किए। दे हैव हेल्प्ड अस इन क्लियरिंग द रोड, और यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे हैं, दे आर कमिंग एंड चेकिंग ऑन अस रिगार्डिंग ऑक्सीजन हो या कोई खाना पीना का चीज़ हो, जूस हो, ORS हो, सलाइन हो। इवन द डॉक्टर्स आर देयर टेकिंग स्टेप्स सो दैट हम लोग को कोई भी तकलीफ ना हो। इतने एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट पे दे आर टेकिंग एवरीथिंग सो दैट वी डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। दिल से I am saying that I am really proud of the Indian Army and I am really thankful on behalf of all the people who are stuck here. Thank you very much for your kind service. Jai Hind. Jai Hind. Hi, this is Indian Senior Biker. Actually, we are coming from Ranchar. Last 4 days we have been stuck over there due to our great almighty Indian Army. Because of that, today we are crossing this place. But Indian Army is taking care like us like anything. I am thankful to Indian Army. and जय भारत। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना और BRO ने डंकियाला को आंशिक रूप से साफ कर दिया है। इसके साथ ही बाकी बचे करीब 1000 लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने का प्रयास जारी है। माना जा रहा है कि मौसम ने साथ दिया तो बाकी लोगों का भी रेस्क्यू जल्द ही कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छोटे कदम कई बार समाज में बड़े बदलाव का संदेश लेकर आते हैं, और ये गुड न्यूज आई है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां के एक गांव को पहले गाली मुक्त गांव का दर्जा मिला है। तो इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि 5वीं गुड न्यूज है, और वो है देश का पहला गाली मुक्त गांव। दरअसल इस गांव में कोई किसी को अपशब्द नहीं कह सकता। बोरसर नाम के इस गांव में गालियां देने पर पाबंदी है। ग्राम पंचायत ने गांव में सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया है। अगर किसी ने किसी को कुछ बुरा भला कहा तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। पंचायत ने तय किया है कि अगर किसी ने किसी को गाली दी तो उसे या तो 500 रुपए जुर्माने के तौर पर देना होगा या फिर गांव में 1 घंटे तक झाड़ू लगाकर सफाई करनी होगी। और यही नहीं, गांव में बच्चों और नौजवानों को जागरूक बनाने के लिए लाइब्रेरी भी खोली गई है। गांव इंटरनेट से भी जुड़ा हुआ है, जहां हर परिवार को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दी गई है। हमने 3 से 4 पहल चालू की है, तो उसमें से हमने एक पहल पुस्तकालय की है, जो भाई कोई भी गरीब बच्चा हो, अमीर हो, धनवान हो, कोई भी हो, वहाँ पे आए, पुस्तकें पढ़े और पढ़ेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है ये सभी के लिए, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, पुस्तकें पढ़ सकता है। और दूसरा विषय हमारा ये है कि हमने जो पौधे वितरण किया है, ये पौधा माँ के नाम, जैसे किसके बाद कोई शुभ कार्य हो या फिर शादी हो, ब्याह हो, कोई बच्चा जन्मे या फिर, तो इसके लिए भी हमने एक पहल चालू की है कि भाई ये पौधा माँ के नाम लगाया जाए। आज ग्राम पंचायत बोरसर, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज हम बने हैं मध्य प्रदेश का पहला गाली मुक्त गांव। जी हाँ, ग्राम पंचायत सरपंच जी ने और ग्राम के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आज हम गाली मुक्त बनने जा रहे हैं। जो भी इस गांव में माँ बहन की गाली देगा या अश्लील शब्दों का उपयोग करेगा, उसे 500 रुपए का दंड या गांव की 1 घंटा सफाई करनी होगी। आपको बता दें कि सिंगापुर में मशहूर सैंड आर्टिस्ट जो कि ओडिशा के हैं, सूदम प्रधान, उन्होंने अपनी कला और काबिलियत की अद्भुत तस्वीर पेश की। 7 समंदर पार सैंड आर्ट के इस उत्सव ने भारतीय समुदाय के साथ साथ विदेशी लोगों का भी दिल जीत लिया। इसी से जुड़ी हमारी आज की अगली यानी कि 6ठी गुड न्यूज है, और वो है सिंगापुर में सैंड आर्ट का उत्सव। दरअसल ये कार्यक्रम सिंगापुर में मनाए जा रहे उत्कल दिवस का हिस्सा था। इस कार्यक्रम में सूदम प्रधान ने रेत और रोशनी की जुगलबंदी से भगवान जगन्नाथ की बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाई। भगवान के साथ ही इस तस्वीर के बैकग्राउंड में पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी दिखा। जगन्नाथ मंदिर के साथ ही सूदम प्रधान ने कोणार्क के सूर्य मंदिर की शानदार तस्वीर भी रेत पर उकेरी। इस कार्यक्रम में शामिल दर्शक रेत की इस कलाकारी को देखकर हैरान हो गए।
सैंड एनिमेशन के इस शो को देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे थे। इनमें सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर भी शामिल थे। So it was a very special for even High Commissioner when he saw it. It is first time for many of us. We have seen on TV, কিন্তু এটা really আমি দেখি through our eyes, and it is performed in such a swift time. He does it so fast, you won't realize that it is really the art. You feel it is some movie is playing for you. So I think I expect more people to see it and appreciate it. और खबर अंतरिक्ष की दुनिया से। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन अब अपने अंतिम फेज में पहुंच गया है। पूरी दुनिया अब इस मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर वापस लौटने का इंतजार कर रही है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, और वो है आर्टेमिस की वापसी का इंतजार। भारतीय समय के मुताबिक आर्टेमिस 2 का स्प्लैश डाउन 11 अप्रैल की सुबह प्रशांत महासागर में होने की उम्मीद है। नासा अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी की तैयारी में जुटा है। अंतिम दौर की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब सभी को स्प्लैश डाउन का इंतजार है। मिशन मून पर गया आर्टेमिस 2 अपने आखिरी पड़ाव पर है और अब सबकी नजर है इसके स्प्लैश डाउन पर, जहां अंतरिक्ष से लौटते वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान होता है सुरक्षित लैंडिंग का। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक आर्टेमिस 2 का क्रू मॉड्यूल स्प्लैश डाउन के लिए पूरी तरह तैयार है और बेहतरीन हालात में है। Did a comprehensive review of all the imagery that we were getting down off the surface of the crew module. No concerns, no issues seen that would make us have any pause for the re-entry phase. Everything is in excellent condition for that entry. लेकिन असली चुनौती तब शुरू होगी जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होगा। री-एंट्री के दौरान करीब 6 मिनट तक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान यान और मिशन कंट्रोल के बीच संपर्क नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मा के कारण सिग्नल बाधित हो जाते हैं। इसका मतलब यान से संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा। इसके बाद पैराशूट खुलेंगे और तेज रफ्तार से आ रहा यान धीरे धीरे समुद्र में उतरेगा। मौसम भी फिलहाल अनुकूल बताया जा रहा है, लेकिन मिशन के इस आखिरी पड़ाव में जोखिम भी बना हुआ है। यानी अंतरिक्ष की इस ऐतिहासिक उड़ान का सबसे अहम और नाजुक पल अब बस कुछ ही घंटे के फासले पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।